चैनल प्ले विद साइंस। मैं आपकी रहीमा मैम और आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स मेरे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल प्ले विद साइंस पर। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। देखो बच्चों, मैंने आपको कूलाम के नियम के बारे में बता दिया था। ठीक है, कूलाम बल क्या होता है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य जब उनके बीच में मैंने दूरी r मान ली तो जो कूलाम बल है वो क्या बोलता है कि उन दो आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल होता है वो उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की जो दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कूलाम बल को हमने क्या डिफाइन किया था, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन में R²। और K क्या था, यहाँ पर नियतांक का काम कर रहा था और क्या कर रहा था, कांस्टेंट के रूप में वर्क कर रहा था। तो जैसे कि आपको हेडिंग से पता चल ही गया होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, कूलाम बल की सीमाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। कि ये तो चलो कूलाम बल हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कूलाम बल की कुछ लिमिटेशन होती है। और वो लिमिटेशंस कौन कौन सी होती है, देखो। फर्स्ट लिमिटेशन, जो कूलाम बल है वो सिर्फ और सिर्फ बिंदु आवेश पर ही लगता है। कूलाम बल जो है वो सिर्फ और सिर्फ बिंदु आवेश पर ही लगता है। बिंदु आवेश मतलब कोई पॉइंट चार्ज, ये कोई पॉइंट चार्ज है, ये कोई पॉइंट चार्ज है, इनके बीच में अगर मैं कूलाम बल को डिफाइन करूं तो ये कूलाम बल इसको प्रूफ करता है कि हाँ, इसको हम बता सकते हैं कि इनके बीच में कितना बल है। लेकिन अगर मैं कोई दो बड़े बड़े गोले ले आऊं जो पूरी तरीके से क्या है, आवेशित है, या तो वो धनावेशित है या वो ऋणावेशित है, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर मैं कोई भी दो बहुत बड़े बड़े पिंड ले आऊं, तो बहुत बड़े बड़े पिंड ले आऊं, उनके मध्य विद्युत क्षेत्र का जो बल लगता है उसको ये जो कूलाम बल है वो डिफाइन नहीं कर पाया। समझ आ गई बात कि केवल कूलाम बल जो है वो केवल और केवल बिंदु आवेश पर ही लगता है, वो किसी भी दो बड़े पिंडों के लिए ये वर्क नहीं करता। समझ आ गई बात। सेकंड जो कूलाम बल है किस पे डिपेंड करता है, देखो। फर्स्ट हमने बोला कि कूलाम बल जो है वो सिर्फ और सिर्फ बिंदु आवेश पर ही लग सकता है। सेकंड पॉइंट, जो कूलाम बल होता है वो क्या बोलता है कि कोई भी दो पिंड है, मैंने मान लिया ये ए पिंड है और ये जो बी पिंड है, कोई भी दो पिंड है उनके बीच की दूरी कम से कम 10 से 15 मीटर होनी चाहिए। कोई भी दो पिंड है उनके जो बीच की दूरी है वो कम से कम कितना मीटर होना चाहिए, 10 से 15 मीटर होना चाहिए। ये जो कूलाम बल है वो 10 से 15 मीटर से छोटी दूरियों को ये डिफाइन नहीं कर पाया। इससे छोटी दूरी के बारे में कूलाम बल जो है वो प्रूफ नहीं हो पाया, वहां पर ये बल को डिफाइन नहीं कर पाया। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, कूलाम बल ने क्या बोला कि अगर हम कोई भी दो बिंदु आवेश है, कोई भी दो पॉइंट चार्ज है, उन पर कितना बल लगेगा उसको हमें बताने के लिए क्या करना पड़ेगा कि दोनों के जो दोनों पिंड है, दोनों पिंड किस अवस्था में होने चाहिए, स्थिर अवस्था में होने चाहिए। स्थिर अवस्था में होने चाहिए। ठीक है, कूलाम बल ने क्या बोला कि जब भी किसी दो पिंड के बारे में हम बात करेंगे तो वो दोनों पिंड क्या होने चाहिए, स्थिर अवस्था में होने चाहिए, तभी हम उसको डिफाइन कर पाएंगे कि वहां पर कितना बल आपस में लग रहा है। ठीक है, अब देखो दोनों पिंड को स्थिर अवस्था में तो कूलाम बल इसको डिफाइन कर रहा है। लेकिन अगर दोनों के दोनों पिंड मोशन कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, तब कूलाम का जो नियम है इसको फॉलो नहीं करता। लेकिन कुछ कंडीशंस होती है, जब एक पिंड तो गति कर रहा है लेकिन एक पिंड स्थिर है। जब क्या एक पिंड गति कर रहा है और एक पिंड स्थिर है तो कूलाम बल उसके बारे में, उसमें जो लगने वाला बल है उसको बता देगा। ठीक है, तो ये तो थी कुछ सीमाएं। क्या क्या सीमाएं हैं कूलाम बल की। फर्स्ट, वो जो भी पिंड है वो पिंड आवेश क्या होने चाहिए, बिंदु आवेश होने चाहिए, पॉइंट मात्र होने चाहिए। सेकंड, उन दोनों के बीच की दूरी कम से
कम 10 से 15 मीटर होनी चाहिए, उससे छोटी दूरी को ये डिफाइन नहीं कर पाया। थर्ड, दोनों के दोनों पिंड स्थिर अवस्था में होने चाहिए या एक स्थिर अवस्था में और एक गतिशील अवस्था में होने चाहिए। अगर दोनों के दोनों पिंड गति में है तो कूलाम्ब बल उस पर लागू नहीं होता। समझ आ गई बात? तो ये तो थी हमारी कूलाम्ब बल की सीमाएं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए आप। तो देखो यहाँ पर ध्यान देते हैं हम क्वेश्चंस पर। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है, एक प्रोटॉन व एक इलेक्ट्रॉन 1 मिलीमीटर दूरी पर स्थित है, इनके मध्य लगने वाले कूलाम्ब बल व गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन बहुत इजी है। यहाँ मैंने कुछ मान रख रखा है कि हमें पता है यहाँ पर k का मान चाहिए, g का मान चाहिए, m और mp का मान चाहिए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण जो कांस्टेंट है और जो k है वो हमारा कूलाम्ब का कांस्टेंट है। हमने सभी के मान यहाँ लिए हुए हैं। अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो हमें अनुपात ज्ञात करना है। किस किस का अनुपात ज्ञात करना है? कूलाम्ब बल व गुरुत्वाकर्षण का बल ज्ञात करना है। मतलब आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आपको क्या दिया गया है कि आपको कूलाम्ब बल और जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसका जो अनुपात है वो आपको क्या करना है, यहाँ पर फाइंड आउट करना है। अब कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो भाई आपको पता है, पहले मैं आपको फॉर्मूले कुछ यहाँ पे लिख देती हूँ। आपको ध्यान होना चाहिए कि कूलाम्ब बल का फॉर्मूला क्या होता है। आप बोलोगे मैम K Q1 Q2 अपॉन में r²। अब यहाँ Q1 की जगह क्या आ जाएगा? QE और Q2 की जगह क्या आ जाएगा? QP। मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश और प्रोटॉन पर आवेश। और हमें पता है कि गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला क्या होता है? G ME MP अपॉन में r²। ये आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हमें क्या निकालना है? इन दोनों का अनुपात निकालना है। इन दोनों का अनुपात निकालना है तो मैं इनको क्या करूंगी? आपस में डिवाइड कर दूंगी। डिवाइड करूंगी, देखो FC अपॉन में FG इज इक्वल टू K QE QP अपॉन r² अपॉन में G MP ME अपॉन में r²। अब देखो r² से तो r² कट गया क्योंकि दोनों के बीच की दूरी क्या है? सेम है। तो हमें यहाँ पे मिलीमीटर की कोई जरूरत नहीं है, तो इसको हमने कट कर दिया। तो यहाँ पर क्या बचा? FC अपॉन में FG इज इक्वल टू K QE QP अपॉन में G ME और MP। तो देखो अपने मान पुट कर देते हैं। FC अपॉन में FG, K का मान कितना होता है? 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम्ब स्क्वायर। QE इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम्ब। वैसे ही प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? प्रोटॉन पर भी सेम ही आवेश होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम्ब। बस इतना फर्क होता है कि जो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है वो ऋणावेश होता है, जो प्रोटॉन पे आवेश होता है वो धनावेश होता है। लेकिन हमें यहाँ पर प्लस माइनस की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हम प्लस माइनस नहीं लिख रहे हैं। हमें सिर्फ इनके बीच का अनुपात चाहिए। ठीक है, अपॉन में जी गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। समझ आ रही है बात? उसके बाद ME इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 गुना 10 की पावर -31 kg। ठीक है, उसके बाद MP प्रोटॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 गुना 10 की पावर -27। ठीक है, अब जो ये कैलकुलेशन है, सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले जो 10 की पावर्स है उनको सॉल्व करोगे और उसके बाद जो आपको ये वाला है मटेरियल जो न्यूमेरिकल है, नंबर्स है, उनको सॉल्व करोगे। तो ये सॉल्यूशन आपके लिए होमवर्क है। इसको आप फटाफट से सॉल्व करके मुझे इसका आंसर बताओगे कि इसका आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो और सॉल्व करके इसका आंसर आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चलेगा कितने बच्चे जो है वो उन क्वेश्चन को साथ के साथ करते जा रहे हैं। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो और इसका जो सॉल्यूशन है वो जल्दी से करके मुझे कमेंट करो। अब देखो, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र। अब देखो पहले हम क्या बात कर रहे थे? विद्युत आवेश के बारे में बात कर रहे थे। विद्युत आवेश हमने क्या बोला था कि भाई एक यहाँ पर हमने कोई भी Q आवेश ले लिया, एक यहाँ पर Q आवेश ले लिया, Q1 Q2 मान लिया। उन दोनों के एक दूसरे के कारण एक दूसरे पे बल लगता है। वो बल जो है वो हम
निकालते हैं। ठीक है, हमने बोला इस एक के कारण दूसरे पर कोई बल लगेगा। ठीक है, जब दोनों का वैसे कोई इन पे आवेश नहीं है, वैसे कोई इनका बल नहीं है, लेकिन जब इनको पास में लेके आएंगे या फिर इनको थोड़ा आपस में रखेंगे तो ये इसमें क्या थोड़ा कोई ना कोई बल उत्पन्न होगा। लेकिन विद्युत क्षेत्र क्या बोलता है कि कोई जो आवेश है उसके चारों तरफ कोई ना कोई एक ऐसा क्षेत्र होता है जो किसी भी बिंदु आवेश को अपनी तरफ आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। समझ में आ रही है बात? नहीं यार तो वापस से समझो इस चीज को। मैं क्या कहना चाहती हूँ, मैं कह रही हूँ विद्युत क्षेत्र का कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है कि कोई भी हमने एक आवेश मान लिया, क्यू आवेश मान लिया, इसके चारों तरफ कोई ना कोई फील्ड होता है। ठीक है, चारों तरफ इसके कोई ना कोई फील्ड होता है। और अगर कोई भी हमारा जो दूसरा आवेश है, बिंदु आवेश मान लिया, कोई भी दूसरा आवेश है, जब वो इस फील्ड के अंदर आता है तो उसका बल, उसको खुद पर बल का अनुभव होता है। ठीक है, देखो वापस से मैं इस चीज को रिपीट कर रही हूँ, इसको अच्छे से समझ लेना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना मुझे। ठीक है, मैं अपना 100% कोशिश करूंगी कि आपको पूरा टॉपिक समझ आ जाए। और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, इसको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझते जाना ताकि आपको कोई भी डाउट आए ही ना, पहली बात। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर मैंने क्या बताया कि विद्युत क्षेत्र का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें क्या बोलता है, वो बोलता है कि कोई भी एक आवेश है, उस आवेश के चारों तरफ कोई ना कोई एक ऐसा फील्ड है, अपना खुद का उसने कोई ऐसा प्रभाव बना रखा है जहां पर अगर कोई भी आवेश आता है तो उसको बल का अनुभव होता है। अगर इसको आप समझना चाहो तो आप कैसे समझ सकते हो, देखो मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको कि मान लो यहाँ पर बीच में सेंटर में मेरा कोई लाउड स्पीकर बज रहा है। ठीक है, यहाँ पर कोई बीच में जो है वो मैंने क्या कर रहा है, लाउड स्पीकर बज रहा है। अगर कोई बंदा बहुत दूर है, मतलब ये से जो हमारी ये लाउड स्पीकर जहां पर है इससे कम से कम 100 मीटर की दूरी पर है, तो उसको तो कुछ सुनाई नहीं देना, उसको तो कोई आवाज नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही वो 100 मीटर से 50 मीटर में आएगा, उसको थोड़ी धीरे धीरे आवाज सुनाई देना शुरू होगी, कुछ ना कुछ तो आवाज है जो मुझे सुनाई दे रही है। वो और थोड़ा पास में आएगा तो उसको और थोड़ी आवाज ज्यादा सुनाई देगी, और थोड़ा पास में आएगा और ज्यादा आवाज सुनाई देगी। जब वो इस लाउड स्पीकर से 1 या 2 मीटर की या 3 मीटर की दूरी पर होगा तो उसको बहुत ज्यादा आवाज सुनाई देगी, उस पर्सन को बहुत ज्यादा शोर सुनाई देगा। समझ आ रही है बात? वैसे ही विद्युत क्षेत्र बोलता है कि एक कोई भी आवेश है, ये कोई भी एक आवेश होता है, वो अपने चारों तरफ कोई ना कोई जो वेव्स है उनको ऐसे निकालता रहता है, वेव्स को। ठीक है, देखो हमने बोला कि कोई भी एक आवेश है, उसके चारों तरफ ऐसे एक क्षेत्र होता है जहां पर वो उसको क्या करता है, अपना प्रभाव रखता है। जैसे मान लो बीच में लाउड स्पीकर है और ये लाउड स्पीकर के कम से कम 50 मीटर दूर तक जो ये आवाज है वो ऐसे फैली हुई है, अपने चारों तरफ से इस आवाज को क्या कर रखा है, फैला रखा है। जैसे ही कोई छोटा सा पर्सन या छोटा सा आवेश यहाँ पर आता है तो उसको बल का अनुभव होता है, उसको महसूस होता है कि मेरे पे कोई ना कोई बल लग रहा है, या तो वो आकर्षण बल लग रहा है या फिर वो प्रतिकर्षण बल लग रहा है, तो कोई ना कोई बल जो है मुझ पर लग रहा है। ठीक है, तो अगर तो वो आकर्षण बल होगा तो वो इस दिशा में गति करेगा, लेकिन अगर वो प्रतिकर्षण बल होगा तो इस एरिया से वो बाहर निकल जाएगा। समझ आ रही है बात? अब देखो, अब हमने बोला कि हर एक जो आवेश होता है ना, हर एक आवेश अपने चारों तरफ कोई ना कोई विद्युत क्षेत्र को लेकर ही चलता है। ठीक है, लेकिन तो आप बोलोगे कि मैम अगर हर एक आवेश अपने चारों तरफ कोई ना कोई क्षेत्र को लेके चलता है तो ये जो हमारा दूसरा बंदा आ रहा है उसका भी तो कुछ ना कुछ आवेश होता होगा ना, वो भी थोड़ा सा आवेश लेके आता होगा, तो उसके आवेश के कारण इस पर भी थोड़ा सा प्रभाव पड़ना चाहिए ना। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके कंपैरिजन में ये बहुत नाम मात्र आवेश है। ये बिल्कुल क्या होता है, बिंदु आवेश, बहुत छोटा तो होता ही है, लेकिन इसे अपने क्या बोलते हैं, Q0 को अपने बोलते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज मतलब इसका खुद का कोई भी विद्युत क्षेत्र या खुद का कोई भी प्रभाव नहीं है। ये किस लिए बना है, ये सिर्फ दूसरों के ऊपर कितना आवेश है उसको चेक करने के लिए बना है, उसको टेस्ट करने के लिए बना है। उसे अपने क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज बोलते हैं। समझ आ रही है बात? ये जो टेस्ट चार्ज है इसका खुद का कोई भी जो क्षेत्र है, खुद का कोई भी जो विद्युत क्षेत्र है वो नहीं होता। समझ आ रही है बात? इसका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, खुद का कोई अस्तित्व नहीं है,
लेकिन ये क्यों आया है? ये सिर्फ किसी दूसरे आवेश के ऊपर के कोई कितना आवेश है, धनावेश है या ऋणावेश है, उसको चेक करने के लिए आया है। ठीक है, मतलब इसका यूज किस लिए होता है? सिर्फ और सिर्फ चेक करने के लिए होता है कि भाई किसी आवेश पर कौन सा आवेश है, धनावेश है या ऋणावेश है। अब आप बोलोगे कैसे चेक करेगा मैम ये? अब देखो ये नोट करना, जो ये क्यू नॉट होता है टेस्ट चार्ज, जो ये क्यू नॉट होता है टेस्ट चार्ज, या फिर अपने इसको बोलते हैं परीक्षण आवेश बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे अपने? परीक्षण आवेश। ये सदैव क्या होता है? धनावेश होता है। ध्यान रखना, ये सदैव क्या होता है? धनावेश होता है। अब देखो यहाँ पर जैसे मैंने कोई भी यहाँ पर कोई मेरा आवेश पड़ा है, इसके चारों तरफ कोई ना कोई क्षेत्र है, ठीक है। अब मैं इस टेस्ट चार्ज को यहाँ पर लेके आई, अगर तो वो टेस्ट चार्ज इसकी तरफ आकर्षित होगा, मतलब क्या होगा? ये टेस्ट चार्ज ऋणावेश होगा, क्योंकि ये खुद पॉजिटिव है। पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कौन करेगा? धनावेश ऋणावेश अट्रैक्ट करेगा। तो मतलब क्या है? ये जो हमारा चार्ज है Q, ये कौन सा आवेश है? ऋण आवेश है। ठीक है, और मैंने मान लिया अगर मेरे ये कोई भी आवेश है Q, इसके चारों तरफ कोई ना कोई तो आवेश होगा, ठीक है, और मैं यहाँ पर Q नॉट को लेके आ गई। अगर तो इसने इसको धक्का मारा, मतलब इसका विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ गया, तो मतलब क्या ये जो चार्ज है वो क्या होगा? धनावेश होगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपल करता है और पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। ये बात हम पढ़ चुके हैं। तो देखो ये मतलब जो हमारा टेस्ट चार्ज है, परीक्षण आवेश है, वो बस ये पता करने के लिए आया है कि हमारे कोई भी चार्ज है उसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ होती है। अगर तो वो धनावेश होता है तो उसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा ध्यान रखना किस तरफ होती है? इस तरफ होती है, मतलब बाहर की तरफ। ठीक है, और यदि तो वो हमारा क्या है? ऋणावेश है, तो उस पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो किस तरफ होगी? अंदर की तरफ। ठीक है, अंदर की तरफ कैसे होगी? क्योंकि वो टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा तो अंदर की तरफ, और ये बाहर की तरफ। इसका विद्युत क्षेत्र क्यों है? क्योंकि वो जो प्लस चार्ज उसको बाहर की तरफ धक्का मारता है, तो इस पर जो लगने वाला विद्युत चार्ज है वो क्या है? हमारा बाहर की तरफ है। अब देखो आप बोलोगे मैम ठीक है, लेकिन ये जो अपना जो प्लस चार्ज है उसने क्या कर रखा है? चारों तरफ ही अपना प्रकोप फैला रखा है। मतलब अगर तो वो क्यू नॉट यहाँ से आएगा तो वो इसके साथ यहाँ पर धक्का मार देगा, क्योंकि हमने बोला ना इसके सेंटर से इसके सेंटर तक की दूरी के उस दिशा में धक्का मार दिया। या तो वो अगर यहाँ पर आएगा क्यू नॉट तो उसको इधर बाहर की तरफ धक्का मारेगा, या इधर आएगा तो इधर की तरफ धक्का मारेगा। वैसे ही अगर यहाँ पर क्यू नॉट आएगा तो इस तरफ से खींचेगा, अगर यहाँ पर क्यू नॉट आएगा तो इस तरफ से खींचेगा, और यहाँ पर क्यू नॉट आएगा तो इस तरफ से ये बल लगाएगा। तो समझ आ गई? विद्युत आवेश के बारे में आपको पता चल गया होगा। तो मैंने यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन लिख दी है, इसको रीड कर लेते हैं, फिर हम इसको समझेंगे। किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जहाँ कोई अन्य आवेश, किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जहाँ कोई अन्य आवेश बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और मैंने क्या बताया? बल का अनुभव कौन करेगा? एकांक आवेश, मतलब जिसे अपने क्या बोलते हैं? परीक्षण आवेश बोलते हैं। और इसके खुद के कारण, देखो जो मैं बात रिपीट बोलती हूँ ना उसे मेरे साथ साथ दोहराया करो, ताकि क्या होता है आपको वो चीज अच्छे से लर्न हो जाएगी। ठीक है, तो परीक्षण आवेश होता है, उसका खुद का कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं होता। तो परीक्षण आवेश के बारे में आपकी दो बातें क्लियर हो जानी चाहिए। ये बिंदु आवेश है, इसका परिणाम एक होता है, इसे परीक्षण आवेश बोलते हैं, और इसका कोई भी खुद का विद्युत क्षेत्र नहीं होता। ये किस लिए बना है? ये काल्पनिक है। वैसे रियल में अगर मैं बात बताऊं तो जो परीक्षण आवेश है वो एक काल्पनिक आवेश है। रियल में ऐसा कोई आवेश नहीं होता जिससे खुद का कोई भी विद्युत क्षेत्र ना हो, ऐसा नहीं होता। इसे हमें मान लेते हैं कि नाम मात्र है तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो यहाँ पर हमारा परीक्षण आवेश है उसका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता। और ये क्यों आते हैं? ये जो आवेश है उनका परीक्षण करने के लिए आता है, उनको चेक करने के लिए आता है कि उनका जो विद्युत जो फील्ड है वो बाहर की तरफ है या अंदर की तरफ है, सिर्फ उसको चेक करने के लिए बना होता है। ये बात समझ आ गई? अब हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। तो आप बोलोगे मैम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है ना? तो विद्युत क्षेत्र देखो हमने पढ़ा था, हमने बल पढ़ लिया,
ठीक है, विद्युत क्षेत्र पढ़ लिया। अब हमें क्या पढ़ना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़नी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो हमेशा इसको किससे शो करते हैं, ई वेक्टर से शो करते हैं। कि हमें पता लगाना है कि कोई भी जो बल है उसमें जो परीक्षण आवेश आ रहा है वो कितनी तेजी से आएगा, या कितनी तेजी से, कितने झटके से वो बाहर निकलेगा, किस झटके से वो अंदर की तरफ आएगा, वो जो उसकी तीव्रता होगी, उसकी जो स्पीड होगी, उसके बारे में हमें पता करना है। तो हमें किसके बारे में बात करना पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। और देखो जैसे कि आपको पता है मैंने इसके ऊपर वेक्टर लगाया है, और वेक्टर किसके ऊपर लगता है, वेक्टर हमेशा सदिश राशि पे लगता है। तो एक बात तो हमारी क्लियर होगी, क्या क्लियर होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो सदिश राशि होती है। समझ रही है बात। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है कि एकांक आवेश पर बल लगेगा। हमें पता है कि कोई विद्युत क्षेत्र पे कौन आ रहा है, एकांक आवेश आ रहा है, तो एकांक आवेश पर लगने वाला बल और जो एकांक आवेश का अनुपात होता है उसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। समझ आ रही है बात। अब आप कहोगे मैम जो बल है उसका फॉर्मूला हमने डिफाइन कर चुके हैं पहले, क्या फॉर्मूला है, के क्यू जीरो अपॉन में आर स्क्वायर। क्यू कौन है, जो जिसके चारों तरफ क्षेत्र फैला हुआ है, क्यू जीरो कौन है, जो आर है वहां पे फील करने के लिए, तो के क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर, अपॉन में कौन है, क्यू नॉट है। जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो क्या आएगा, के क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय क्यू नॉट। अब देखो यहाँ पर क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो गया, तो ई वेक्टर का मान क्या आया, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ये देखो मैंने यहाँ पर ई वेक्टर का फॉर्मूला निकाल लिया। क्या है ई वेक्टर का फॉर्मूला, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिख देती हूँ, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। मतलब विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उस पर अगर हम बात करें, उस पर जो हमारा एकांक आवेश है उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। समझेगी बात। अच्छा मैं आपको एक पॉइंट बताना भूल गई थी, वो मैं यहाँ पर बता देती हूँ आपको। यहाँ पर एक छोटा सा बता देती हूँ कि अगर हम बल व, ये ग्राफ आपका आ सकता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सॉरी जो हमारा बल है, बल और जो दूरी है उसके मध्य ग्राफ कैसा बनेगा, उसके मध्य जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। मतलब जैसे जैसे दूरी का मान बढ़ेगा विद्युत क्षेत्र का मान उतनी ही तेजी से घटना शुरू कर देगा। क्यों घटेगा, क्योंकि हमने बोला था कि जो F है वो समानुपाती होता है 1 में आर स्क्वायर के। अगर आर के साथ रिलेशन बताएं तो क्या बताएंगे, F जो होता है बराबर होता है 1 में आर स्क्वायर। अगर मैंने कोई भी दूरी है, दूरी का मान 3 गुना कर दिया तो उसके बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर मैंने r का मान पहले के मान के 3 गुना कर दिया तो उस पर r का मान या फिर जो बल का मान है वो कितना होगा। तो देखो अगर मैंने r का मान 3 गुना कर दिया, पहले f का फॉर्मूला क्या था, क्या फॉर्मूला था हमारा, देखो के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। अब मैंने r के मान को क्या कर दिया, 3 गुना कर दिया। यहाँ r की जगह क्या लगाऊंगी, 3r की स्क्वायर। 3r की स्क्वायर तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, के Q1 Q2 अपॉन में 9r की स्क्वायर। और ये पूरा का पूरा हमारा क्या चीज है, पहले वाला बल है, मतलब F डैश बराबर होगा F अपॉन में 9 के। तो पहले हमने जितनी दूरी को दुगुना करते हैं, 3 गुना करते हैं, 4 गुना, उसके डबल उसकी जो बल है वो कम हो जाता है। तो ये तो हमारा था दूरी और बल के मध्य ग्राफ। तो ये चीज आप नोट कर लेना वहां पर, जो आपने आपका जो पहले आप नोट्स बना रहे हो, उम्मीद है आप नोट्स बना रहे होगे, है ना। तो देखो ये देखो आपके एफ और आर के मध्य ग्राफ है। अब हमें क्या निकालना है, ई और आर के मध्य ग्राफ। तो ई और आर के मध्य ग्राफ को आप कैसे डिनोट करोगे, ये आर है और ये ई है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो वो भी सेम ही आपकी घटेगी, क्योंकि देखो आर हमारा बटे में है और स्क्वायर की फॉर्म है। जैसे जैसे आर के मान को बढ़ाएंगे वैसे वैसे ई का मान क्या होगा, घटेगा। तो इनके मध्य जो ग्राफ है वो भी किस अकॉर्डिंग बनेगा, इस अकॉर्डिंग बन जाएगा। समझ आएगी बात। अब देखो आप बोलोगे कि मैम हमने सब निकाल दिया, मात्रक तो अभी तक निकाला है नहीं। देखो मात्रक निकालने के लिए आपको इस टर्म को छोड़ो, मात्रक निकालने के लिए, क्योंकि आप मात्रक तो सेम ही निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, है ना। अब यहाँ पर और यहाँ पर दोनों तरीके से मात्रक निकाल लेंगे अपने, बहुत ईजी है। देखो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। बहुत ईजी है ना। तो देखो क्या आ गया आपका, न्यूटन पर कूलाम मात्रक। अब अगर आप बोलोगे मैम इसमें से निकाल के दिखाओ, सेम आएगा क्या,
हमें पता है आ सकता है सेम, चेक कर लेते हैं। के का मान क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इंटू क्यू का कूलम इंटू आर स्क्वायर का क्या होता है अपना मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया, एक कूलम से एक कूलम कट गया न्यूटन पर कूलम। तो हमेशा ध्यान रखना जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन पर कूलम होगा। तो सबसे पहले आप इस चीज को हम इसकी जो डेफिनेशन है उसको रीड कर लेते हैं, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बोलती है, विद्युत क्षेत्र में रखे किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, परीक्षण आवेश पर जो बल लगता है वह परीक्षण आवेश का जो अनुपात होता है उसे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और इसकी जो दिशा होती है वो परीक्षण आवेश की बल की दिशा में ही होगी। तो आई होप यहाँ तक आपको काफी अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो फटाफट से पहले इसका स्क्रीनशॉट निकालो। ले लिया होगा आपने यहाँ तक स्क्रीनशॉट। तो इसके बाद को जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैसे तो मैंने आपको ये डिफाइन कर ही दिया, लेकिन चलो हमारा रिपीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो बिंदु आवेश के कारण हम वैसे तो निकाल चुके हैं, बट एक टॉपिक है तो उसको थोड़ा सा समझ लो क्या दिक्कत है। तो देखो बिंदु आवेश के कारण हमने बोला कि कोई क्यू आवेश यहाँ पर है और ये इसके क्षेत्र में हम कोई दूसरा आवेश लेके आए हैं क्यू नॉट, और इनके बीच की दूरी है उसको हमने मान लिया आर। अब बोला ये भी पॉजिटिव है ले लो और ये भी तो पॉजिटिव है, तो इसको क्या करेगा, बल लगाकर बाहर की तरफ धक्का मारेगा। कैसे धक्का मारेगा, तो इस आवेश पे, इस पर, इसके कारण जो लगने वाला बल है वो एफ वेक्टर, परीक्षण आवेश पर कितना बल लग रहा है, के क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर आर कैप लगाना मत भूलना क्योंकि ये आवेश पर लगने वाला बल है उस दिशा में। तो अगर आप इसको दिशा को छोड़ दें तो कैप भी हमारा क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अब हमने बोला कि यहाँ पर जो हमारा बिंदु आवेश है, ये जो परीक्षण आवेश है वो कितना है, परीक्षण आवेश कितना है, क्यू नॉट है। हमने बोला कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है, एफ अपॉन में क्यू नॉट, इसको निकाल दें, के क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर अपॉन में क्यू, ये ऊपर चला जाएगा क्यू नॉट, के क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। आप बोलोगे मैम ये तो हमने पहले ही निकाल दिया, चलो कोई बात नहीं, निकाल दिया, बहुत अच्छी बात है। अब देखो ए बराबर क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो ग्राफ तो मैंने बता ही दिया था आपको, ग्राफ क्या बताया था, एक तो आर और ई के मध्य ग्राफ, और अगर मैंने बोल दिया, इसी को थोड़ा सा हमने बढ़ा चढ़ा के लिख दिया, अगर मैंने बोल दिया 1 अपॉन में आर स्क्वायर और ई के मध्य ग्राफ बनाओ भाई, आप बोलोगे अब क्या हो गया, ये क्या कर दिया मैम ने। देखो आपके क्वेश्चन दो टाइप से आ सकते हैं ग्राफ में भी, ई और आर के मध्य ग्राफ बनाइए, या वो पूछ लेगा आपसे ई और 1 अपॉन में आर स्क्वायर के मध्य ग्राफ बनाइए। तो इन दोनों का ग्राफ जो वो बिल्कुल ही उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल ही। ये तो हमने बोल ही दिया था, ये क्योंकि जैसे जैसे आर का मान बढ़ेगा वैसे वैसे ई का मान घटने के चांसेस है। लेकिन अगर मैं 1 अपॉन आर स्क्वायर की बात करूं, 1 अपॉन आर स्क्वायर की बात करूं, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर का मान बढ़ेगा तो ई का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ ही तो रहा है ना। 1 अपॉन आर स्क्वायर का मान बढ़ेगा तो ई का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा ना। 1 अपॉन आर स्क्वायर का, ओनली आर स्क्वायर की बात नहीं करी मैं, बोल रही हूँ 1 अपॉन आर स्क्वायर का मान बढ़ेगा तो ई का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो अगर ऐसा ग्राफ पूछ ले तो आपकी सीधी लाइन आएगी, और ऐसा ग्राफ पूछ ले तो आपको डिक्रीजिंग की लाइन आएगी। समझ आ गई बात। अब देखो जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र पे अध्यारोपण का सिद्धांत। तो देखो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र पर अध्यारोपण का सिद्धांत। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने मान लिया कि हमारा कोई भी एक निकाय है, यहाँ पर हमने क्या मान लिया, कोई भी टेस्ट चार्ज है भाई क्यू नॉट है, क्यू नॉट है। यहाँ पर इसके जो बीच की दूरी है वो मैंने मान लिया आर नॉट वेक्टर है। यहाँ से मैं यहाँ पे 3 अणु और मान लेती हूँ, चलो मान लेते हैं 3 भाई, 3 और ये मैंने मान लिया Q1, ये मैंने मान लिया Q2 और ये मैंने मान लिया Q3, और इनसे जो इनकी दूरी है वो कितनी है, Q1 वेक्टर,
r3 वेक्टर और इसके जो बीच की दूरी है वो है r2 वेक्टर। अब मुझे निकालना है कि बिंदु आवेश पर इन तीनों के कारण जो टोटल बल लग रहा है उसका मान कितना है। तो एक इसके कारण हमारे इस पर बल लग रहा है, एक इसके कारण बल लग रहा है और एक इसके कारण बल लग रहा है इस दिशा में। समझ आ रही बात। अब देखो इससे इसकी बीच की दूरी कितनी है, 0 पर लग रहा है 1 के कारण, 0 पर लग रहा है 1 के कारण r01 वेक्टर। ठीक है, 0 पर लग रहा है 2 के कारण r02 वेक्टर, 0 पर लग रहा है 3 के कारण r03 वेक्टर। समझ आ रही है बात। अब देखो हम यहाँ लिख लेते हैं Q0 पर Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, Q0 पर Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E01 वेक्टर, E01 वेक्टर कितना होगा। आप बोलोगे K Q1 अपॉन में Q0 तो होता ही नहीं क्योंकि टेस्ट आवेश तो हमारा कट जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। तो इस यहाँ पर क्या आ जाएगा R01 की वेक्टर का मोड की स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा R01 कैप एकांक सदिश। इस एकांक सदिश को आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर क्यूब लिखोगे या कोई मायने रखता। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो, आपको पता है एकांक सदिश बराबर होता है इसका वेक्टर बटा में इसका परिमाण, तो आप ऐसे करके इसको मान लेके चेंज कर सकते हो। नहीं करना तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे Q0 पर Q2 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सेम लाइन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा K Q2 अपॉन में R02 वेक्टर का स्क्वायर R02 कैप, इसका मोड मतलब क्या, उसकी दिशा को हम काट देते हैं। Q0 पर Q3 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी K Q3 अपॉन में R03 वेक्टर का मोड की स्क्वायर और R03 कैप। ये तो हमने अलग अलग पढ़ लिया। यहाँ पर कितना आ जाएगा E02 वेक्टर और यहाँ पर क्या आ जाएगा E03 वेक्टर। तो मुझे निकालना है E0 वेक्टर, जो हमारा एकांक सदिश है या जो परिक्षण आवेश है उस पर टोटल बल कितना लग रहा है। एक तो हमारा लग रहा है E01 वेक्टर प्लस लग रहा है E02 वेक्टर प्लस लग रहा है E03 वेक्टर, है ना। जैसे हमने वहां पर पढ़ा था ना पीछे आवेशों के जो अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा था बहु आवेशों के कारण, वैसा सेम ही है, कोई ज्यादा चेंज नहीं है। बस उसको थोड़ा सा हमने, यहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेके चल रहे हैं, वहां पर हम क्या लेके चल रहे थे, विद्युत आवेश लेके चल रहे थे। तो मैं यहाँ मान पुट करती हूँ, देखो क्या आ जाएगा K Q1 अपॉन में R01 वेक्टर की मोड की स्क्वायर और R01 कैप प्लस K Q2 अपॉन में R02 वेक्टर का मोड उसकी स्क्वायर और R02 कैप प्लस में K Q3 अपॉन में R03 वेक्टर का मोड उसकी स्क्वायर और R03 कैप। अब देखो ये तो हमने इसको लिख दिया। अब आपने बोला कि मैम ये तो अगर यहाँ पर n आवेश आ जाते हैं, यहाँ पर हमने बोला 3 आवेश आए हैं तो तीनों आवेश के कारण उस पर बल लग रहा है। अगर मैंने बोल दिया कि यहाँ पर n आवेश आएंगे तो यही जो टर्म है वो n टर्म्स तक चलती जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करो, इन सभी को कंबाइन करके लिख दो। हमने पहले ही कंबाइन करके लिखा था, कैसे लिखते थे, k क्या है सभी में कॉमन है, k को बाहर खींच लो, खींच लिया जी। यहाँ पर बाकी सभी क्या आ जाएगा स्मैशन आ गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा QI और यहाँ पर क्या आ जाएगा अपॉन में R0I वेक्टर की मोड का स्क्वायर और क्या आ जाएगा R0I कैप। और ये I क्या है 1 to लेकर 3 तक है, देखो 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, 1 2 3, तो I क्या हो जाएगा 1 से लेकर 3 तक हमने लिमिट रख दी। अगर यहाँ पर n टर्म्स होती तो 1 से लेकर n तक रख देते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा जो E0 पर वेक्टर पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका मान आ गया। तो पहले फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब आप मुझे बताइए कि आपको ये टॉपिक कैसा समझ आया। अगर अच्छा समझ आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। जितना आप इस वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही आपके दोस्तों को अच्छे से क्लियर होता जाएगा और आप जितना इसको शेयर करेंगे जितना मुझे सपोर्ट करेंगे मुझे उतना ही मोटिवेशन मिलेगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए फिजिक्स मेरे साथ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।